Welcome to your PDA platform, Rachit, and let's start your snap for the subject of hydrology and irrigation. And you're preparing for HPPCL A exam. Yes, sir. When is your interview? So it's on 28th of November. Okay, 28th of November. Okay. So my first question, Rachit, is suppose you want to design a reservoir on a stream Yes, sir. so that you can provide water in case of dry season and you can store water during monsoon. So my Okay. question is ki, which technique are you going to use to design that reservoir? How would you fix the capacity of reservoir? There is a curve that we use. So basically, we'll use the flow mass curve for designing the reservoir. Okay, what is a flow mass curve? Double थोड़ा सा mass. बताएंगे कि क्या किसके बीच में So, curve है वो? so it's a curve between actually it's a double mass curve in accumulated inflow versus मतलब inflow versus demand versus supply curve is there. Okay. Yes, sir. In which we fix the demand and vary the inflow in a reservoir. The curve is नहीं, plotted. डिमांड और जो आप सप्लाई वाला कर्व बता रहे हैं उसको तो एफएमसी नहीं बोलते, वो तो हो जाएगा डिमांड कर्व. एफएमसी Okay, किसके किसके बीच में कर्व है? So इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में. इनफ्लो और आउटफ्लो, चलो कोई नहीं, देखते हैं. ओके, अच्छा ये बताइए कि what is the difference between effluent stream and influent streams? So no idea. अच्छा. So are you asking about perennial or perennial streams? पेरिनियल और उसका बता दीजिए, पेरिनियल और सीजनल का अगर आपको डिफरेंस पता तो वो बता दीजिए. एफेमरल, पेरिनियल और सीजनल का. पेरेनियल स्ट्रीम्स होती है जिनमें वाटर जो है थ्रू आउट द सीजन थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहता है, whereas in another streams water is available only in particular season. What do you think is the reason why water is available all the year? Because सर्दियों में क्या होगा कि जो ग्लेशियर्स हैं वो तो जम जाएंगे, तो उनपे वाटर उसमें इतना नहीं आना चाहिए. तो फिर भी गंगा जैसी नदी में या यमुना जैसी नदी में पूरे साल इतना ज्यादा पानी कैसे है? क्या रीजन लगता है आपको? एक तो सर उनकी टोपोग्राफी इस तरह की कि उस टाइम वो जो पानी होगा वो रन ऑफ की तरह फ्लो होगा उसमें, लेकिन जब गर्मियों में ग्लेशियर पिघलेंगे उनको पानी वहां से मिलेगा और ग्राउंड वाटर भी वहां पे काफी मतलब ऊपर रहता ओके, है. दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि ग्राउंड वाटर का सपोर्ट है. ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो स्ट्रीम के बेड के ऊपर से बह रहा है, फॉर एग्जाम्पल गंगा या यमुना के केस में. तो यही डिफरेंस है एफ्लुएंट और इन्फ्लुएंट स्ट्रीम्स का. जिन स्ट्रीम्स में जो ग्राउंड वाटर टेबल है दैट इज अबव द लेवल ऑफ स्ट्रीम और ग्राउंड वाटर उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एफ्लुएंट स्ट्रीम्स होंगी. और जिस केस में ग्राउंड वाटर टेबल नीचे है और स्ट्रीम में से पानी ग्राउंड वाटर को जा रहा है, दैट विल बी इन्फ्लुएंट स्ट्रीम्स. ओके ओके सर. अच्छा ये बताइए, अगर मुझे इनफिल्ट्रेशन मापनी है साइट पे तो कैसे मेजर करूंगा? कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करूंगा इनफिल्ट्रेशन निकालने के लिए सॉइल की? सर बेसिकली जो है सिंगल रिंग और डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर यूज किए जाते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ की, मतलब बेटर कौन सा दोनों में से? सर बेटर बेसिकली डबल रिंग बेटर होगा क्योंकि जो सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर होगा उसमें एक्चुअल इनफिल्ट्रेशन नहीं मेजर कर पाएंगे क्योंकि उसमें रेडियल भी फ्लो करने लग जाता है पानी, मतलब हॉरिजॉन्टली नॉट रेडियली बट हॉरिजॉन्टली फ्लो करने लग जाएगा. लेकिन डबल रिंग में हम बेटर मेजर कर सकते हैं. ओके. अच्छा ये बता सकते हैं इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस या इंडाइसेस क्या होते हैं? फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स क्या चीज होती है? हेलो 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 रचित, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो रचित, हेलो हेलो रचित, am I audible to you? रचित आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो या अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए अगर आपका नेटवर्क वीक है थोड़ा तो. आ रही है आपको आवाज? आ रही है रचित? यस सर आवाज. ओके. तो मेरा क्वेश्चन था कि मैं पूछ रहा था व्हाट आर इनफिल्ट्रेशन इंडाइसेस? फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स क्या चीज है?
So basically फाइंड एक्स हम बोलते हैं जब ये पर्टिकुलर है कि उसके बाद जितनी भी बारिश होगी वो कंट्रीब्यूट करेगी रन ऑफ में। और फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स में डिफरेंस बस इतना है कि हम फाई इंडेक्स में जो इनिशियल लॉसेस होते हैं वो भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो डब्ल्यू इंडेक्स में वो हम कंसीडर नहीं करते। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, डब्ल्यू इंडेक्स की या फाई इंडेक्स की? सो फाई इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा रहती है। ओके। इनफिल्ट्रेशन आप जैसे कह रहे हैं फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, मतलब एक बार जब आपने निकाल लिया एक पर्टिकुलर स्टॉर्म के लिए, क्या इनफिल्ट्रेशन का रेट कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट बारिश अगर हो रही है तो? जितना नो सर, फर्स्ट मिनट में हो रहा है उतना लास्ट मिनट में भी हो रहा है? नो सर, वो उसकी कर्व है, वो एक्सपोनेंशियली, मतलब पहले स्टार्टिंग में वो बढ़ती है फिर कांस्टेंट हो जाती है कुछ टाइम बाद। ओके, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस बता सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ एंड स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ? क्या डिफरेंस है? सर सर बेसिकली दोनों हाइड्रोग्राफ है, लेकिन बेसिकली डिफरेंस इतना है कि अब फ्लड हाइड्रोग्राफ में हम जो बेस फ्लो है वो कंसीडर करते हैं, मतलब तो उसमें ऐड होता है, लेकिन डायरेक्ट टर्न ऑफ हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो ऐड नहीं किया जाता है। ओके। अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव 4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो क्या मतलब है उस बात का? मेरे पास Yes. अगर एक 4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ So, है तो मतलब मैंने क्या किया हुआ है? that mean 4R in that represents the duration of a storm, whereas unit graph is hydrograph having uh, rainfall excess of unit depth. मतलब कितनी बारिश हुई है, रेन ये बताइए, कितनी बारिश हुई है कैचमेंट पे, रेनफॉल एक्सेस कितना हुआ So है? यूनिट डेप्थ हुई है, मतलब या 1 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, या फिर वन कोई, मतलब यूनिट डेप्थ हुई है 1 सेंटीमीटर। और ड्यूरेशन कितनी देर के लिए हुई है बारिश? सिस्टम स्टॉर्म जो है 4 आवर्स के लिए था। तो मतलब अगर इंटेंसिटी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है 4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ की, रेनफॉल इंटेंसिटी, वन रेनफॉल सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर रेन रन फोर ऑफ आवर इंटेंसिटी या रेनफॉल एक्सेस इंटेंसिटी तो कितनी होगी? सर रन ऑफ इंटेंसिटी हुई 1 सेंटीमीटर पर 4 आवर। ओके, वन वन बाय बाई फोर फोर होगी बेसिकली। यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि ड्रॉट क्या चीज होती है और कितनी तरह के ड्रॉट्स हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजी में? सर ड्रॉट बेसिकली नेचुरल फिनोमिना है व्हेन वी आर नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ वाटर। और ये सब 3 तरह की ड्रॉट्स बेसिकली रहती है। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, द सेकंड वन इज मीटेरोलॉजिकल ड्रॉट, एंड द लास्ट वन इज एग्रीकल्चरल ड्रॉट। तो एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होता है इसमें, तीनों में क्या डिफरेंस So है? in the first one, in a meteorological drought, that occurs due to scarcity of rain or precipitation. ओके। और जो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट रहती है वो होती है व्हेन देयर इज ए स्कार्सिटी इन अ स्ट्रीम, स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन अ स्ट्रीम। जब पानी की कमी रिवर्स वगैरह में होगी तो वो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट रहती है। एंड द लास्ट वन इज एग्रीकल्चर ड्राउट, दैट अकर्स व्हेन a plant is not able to meet its evapotranspiration demand. ऐसा केस हो सकता है कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट ना हुआ हो लेकिन एग्रीकल्चर ड्रॉट हो जाए? So repeat करोगे सर, सॉरी। हाँ, कैन यू टेल मी अ सिचुएशन जिसमें मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट नहीं हो रहा है लेकिन यस एग्रीकल्चरल सर। ड्रॉट हो रहा है? So it can happen if plant is not able to get a water through soil or not able to do evapotranspiration properly. That can हाँ, also तो lead क्या केस to होगा, मतलब कोई एग्जांपल agriculture. बताओ कि ऐसा हो गया जिसमें मेट्रोलॉजिकल तो नहीं हुआ है, बारिश तो हुई है, बट अगर बारिश होगी तो प्लांट अब्जॉर्ब कर भी लेंगे ना, तो मतलब कैसे पॉसिबल है ये, अगर या नहीं है पॉसिबल? एग्जाम्पल देखें तो ये हो सकता है, अगर सॉइल में सैलिनिटी ज्यादा है तो बंजर हो जाएगी सॉइल, तो वहाँ के जो प्लांट होंगे तो मरने लगेंगे चाहे मेट्रोलॉजिकल ड्राउट ना हुई हो। अच्छा, सैलिनिटी का आप केस दे रहे हो, ET is not equal to, ओके, ठीक है।
और हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कैसे होगा? रिवर्स में पानी की कमी कैसे होगी? सर अगर सर जैसे जिस समर में हमें ग्लेशियर वगैरह से पानी मिलता है, अगर वो ना मिल रहा हो मे बी क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो उसमें कंसीडर कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो कि हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होने के लिए क्या या मेट्रोलॉजिकल तो ड्रॉट सर होना ये जरूरी है? सॉरी सर, क्या हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होने के लिए मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होना जरूरी है या दोनों इंडिपेंडेंट नो है? नो नो, इंडिपेंडेंट है बोल सकते हैं, क्योंकि अगर जो स्ट्रीम का लेवल है वो जो उसका बेड लेवल है उससे नीचे चले जाए, तो वो हम कंसीडर करते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट में। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो अगर, क्योंकि रिवर भी डिपेंड करती है, अगर रन ऑफ रिवर है या फिर ग्लेशियर वगैरह के पिघलने से मतलब वहां उसमें पानी आ रहा है, तो वो उस पर भी डिपेंड करती है। तो दोनों ओके, डिफरेंट केस है। चलो देखते हैं इसका। अच्छा, एक टर्म होती है डबल मास कर्व टेक्निक, आप बता सकते हो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? Yes, sir. So it is basically used to find the inconsistency of a rain gauge. अच्छा, तो क्या होता है, क्या किसके किसके बीच में कर्व होता है डबल मास कर्व? सर एक साइड अकोमोलेटर रेनफॉल लेते हैं वाई एक्सिस में, जिस स्टेशन की हमें इनकंसिस्टेंसी फाइंड आउट करनी है, और वाई एक्सिस में सॉरी एक्स एक्सिस में हम लेते हैं अकोमोलेटर रेन मीन का, जो अदर स्टेशन के नियर बाई है, उसके बीच प्लॉट किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड द एक और चीज आप इनकंसिस्टेंसी। भूल गए इसमें कि एक और चीज होती है प्लॉट, मतलब ठीक है दोनों एक्सेस में हमने ले लिया, पर एक टर्म आप मिस कर गए। बता सकते हैं और क्या रह गया इसमें जो कम है, मतलब जिसके बिना नहीं बन पाएगा ये कर्व? नॉर्मल रेनफॉल। नहीं, वो तो ले लिया ना हमने, रिवर्स यस सर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने जो यस प्लॉट सर, करना है डबल मास कर्व में, वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लॉट करेंगे तब बन पाएगी। अगर आप असेंडिंग यस ऑर्डर सर, में कर दोगे, इसका भी एक रीजन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यस में सर, कर दोगे, तब वो नहीं डबल मास कर्व मानी जाएगी। अच्छा, फिर यस हम सर। लोगों ने वो बना दिया कर्व, उसके बाद फिर क्या क्या देखेंगे? मान लो मेरे पास एक कर्व बन गया, फिर क्या देखेंगे उसमें? सो उस पॉइंट पे देखेंगे जहाँ से इनकंसिस्टेंसी आई है, जहाँ से ग्राफ जो चेंज हो रहा है। ओके, और कितने सालों के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तब हम कह सकते हैं कि रेन गेज जो है वो फॉल्टी है? कम से कम कितने सालों के लिए होना चाहिए? सो 30 ईयर्स के लिए। ओके, चलो। अच्छा, ग्रेविटी डैम क्या चीज होती है? So it is a type of dam which restrict the force of water by its weight. ग्रेविटी डैम के अलावा और कौन से डैम होते हैं? So earthen dam, Rockfield dam, Arc dam, Coffer dam. आर्च डैम कैसे रेजिस्ट करता है फोर्स ऑफ वाटर को? So उसकी जो कन्वेक्सिटी होती है रिजर्वायर के पानी अपस्ट्रीम की साइड रहती है, जो भी लोड पानी लगाएगा वो उसको अबटमेंट में पास कर देता है। ओके, ठीक है। कोई एग्जांपल दे सकते हो ग्रेविटी डैम का? हिमाचल में बहुत सारे ग्रेविटी डैम्स हैं। ये सर भाखड़ा डैम। भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क है? So field capacity basically we can take it as a difference between saturation capacity of a soil and the water it drained by gravity. उसके बाद जो पानी बचेगा वो field capacity है, and it is a maximum water which a plant can take for its evaporation transpiration need. Or whereas a permanent building point is the lowest level of water that it can extract. Below that level it is not possible for plant to extract it. परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे प्लांट पानी ले सकता है या नहीं ले सकता है? क्या कह रहे हो आप? मतलब इट नो इज द सर, लोएस्ट नहीं, पॉइंट व्हिच एक्सट्रैक्ट लोअर और व्हिच लिमिट है डज इसके, कांट। नहीं ले सकता, इसके ऊपर ही क्यों ले नहीं ले सकता है, सकता, इसमें क्या नहीं ले रीजन सकता। है? मतलब कुछ बता सकते हैं कि क्या रीजन है? क्योंकि पानी तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही है, कुछ ना कुछ पानी तो है ही है, तभी हम कह रहे हैं 10% 12%। तो वो प्लांट क्यों नहीं यस सर, एक्सट्रैक्ट कर सकता उस पानी को? सर नो आइडिया।
सीडी स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। क्रॉस ड्रेनेज, जब कोई स्ट्रीम जो है ड्रेन से पास कर रही है, फिर दोनों को पास करना है, तो हम क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि सेफली पासेज बता हो सकते हो, सके कोई किसी ड्रेन एग्जांपल दे सकते हो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर का? का। सर अगर कैनाल इज पासिंग ओवर अ रिवर और अंडर द रिवर आर हाँ, तो उस एग्जांपल्स ऑफ केस में क्रॉस कौन ड्रेनेज कौन से, स्ट्रक्चर्स। उस केस में जो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे उनका कुछ नाम होता है, मैं वो नाम पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या होगा अगर कैनाल ऊपर से जाएगी तो क्या नाम होगा, नीचे से जाएगी तो क्या नाम यस होगा? सर, super passes when drain is above the stream, अच्छा, and the siphon when it's reverse of that. एक्वेडक्ट क्या चीज होता है? Aqueduct, when the highest flood level is below the bed level of a stream. हाईएस्ट फ्लड लेवल इज बिलो द बेड लेवल ऑफ स्ट्रीम का ही तो हाईएस्ट फ्लड लेवल होगा, वो स्ट्रीम के लो बेड लेवल से नीचे कभी भी नहीं हो सकता। Okay, sir. ये तो लाइन गलत है आपकी। ये आप कंफ्यूज कर रहे हो, कोई नहीं, एक बार इसको दोबारा देख लेना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है sir. मेरा कि अगर आपको पोटैटो सपोज ग्रो करने हैं अपने फील्ड में, तो आपने बहुत सारी इरिगेशन टेक्निक्स पढ़ी होंगी, कौन सी वाली टेक्निक जो है इस केस में बेस्ट सूटेबल है? Potatoes के लिए बेस्ट होगी सर सर फरो इरिगेशन। क्या होता है फरो इरिगेशन में सर और क्यों आपको इसमें लगता हम है क्या ये बेस्ट करते है? हैं, क्योंकि डायरेक्टली पानी रूट्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हम चैनल से बना लेते हैं छोटे फील्ड में, वहां पे पानी से उसको फिल कर दिया जाता है। फिल कर दिया जाता है, तो बेसिन ठीक है। इरिगेशन में भी तो हम पानी को फिल कर देते हैं, बेसिन और फरो में क्या डिफरेंस है? बेसिन फिलिंग में और सो फरो। सो फरो में अलोंग द लेंथ एक स्ट्रीम बनाई जाती है, लेकिन बेसिन में से पूरा फ्लडेड कर दिया जाता है वो। उसमें राइस वगैरह जैसे खेत की करते हैं उसमें। चलो ठीक है, आई कैन गिव यू फीडबैक। तो रचित, ओके मोस्टली सर। जो क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए, मोस्टली आपके आंसर्स ठीक थे। कुछ मुझे एक दो जगह लगा है जहाँ पर कंफ्यूजन थी या जहाँ पे चीज़ें पता नहीं थी। तो मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि रिविजन रिवीजन आप एक बार दोबारा से कर लीजिए चीज़ों की। जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि रिजर्वर की कैपेसिटी को डिजाइन करना है, कौन सा वाला कर्व का इस्तेमाल करेंगे? एफएमसी कर्व आपने बोला, ठीक है। एफएमसी कर्व जो यस है सर। वो सप्लाई और डिमांड के बीच में, आउटफ्लो और इनफ्लो के बीच में कर्व नहीं होता। एफएमसी कर्व होता है, एक एक्सिस पे हम लेते हैं एक्यूमुलेटेड डिस्चार्ज और एक एक्सिस पे लेते हैं टाइम। पहली जनवरी को जो टोटल डिस्चार्ज, टोटल मेरे पास डिस्चार्ज नहीं, सॉरी, एक्यूमुलेटेड वॉल्यूम, कि फर्स्ट जनवरी को मेरे पास जो है सपोज 5 मीटर क्यूब पानी आया, सेकंड को 10 आया, तीन को, थर्ड को 15 आया, तो वो जोड़ जोड़ के क्यूमुलेटिव करके एक जो कर्व जो बनता है दैट इज एफएमसी। और यस एफएमसी सर। के ऊपर फिर हम लोग डिमांड कर्व को, डिमांड की जो स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगी उसको सुपर इम्पोज करते हैं और वहां से निकाल लेते हैं कि कितना हमें कैपेसिटी चाहिए होगा। हाईएस्ट डिफरेंस प्लस द लोएस्ट जो वैली का डिफरेंस है, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमको कर उसकी रिजर्वर की कैपेसिटी मिल जाएगी। या देयर इज अनदर टेक्निक ठीक। कॉल्ड एज सीक्वेंट एल्गोरिथम मेथड, वो उसमें न्यूमेरिकली तुम फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें कर्व बनाने की भी जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकली तुम फाइंड आउट कर सकते हो रिजर्वर की कैपेसिटी। तो ये दो मेथड्स इसके लिए हैं। इसके अलावा यस सर। एफ्लुएंट और इन्फ्लुएंट स्ट्रीम्स का तो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो एफ्लुएंट स्ट्रीम है, और ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है तो इन्फ्लुएंट स्ट्रीम का है। मोस्टली जो पेरेनियल स्ट्रीम्स होती हैं वो पेरेनियल इसीलिए होती हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन। इसी करके यस सर। जो है वो गंगा में, यमुना में इतना पानी है, स्पेशली इवन इन बहुत ज्यादा विंटर्स में भी इतना पानी है जब बारिश ज्यादा नहीं हो रही है या ग्लेशियर्स ऐसे नहीं पिघल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इन्फिल्ट्रेशन की बात की थी एंड आई आस्क्ड यू, तो उसका आंसर डबल रिंग, सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर, ठीक आपने दिया। बाकी इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसेस जो हैं वो कांस्टेंट वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, अज्यूम करते हैं, और लेकिन रियलिटी में इन्फिल्ट्रेशन कभी कांस्टेंट नहीं होती, दैट वेरीज, पहले यस ज्यादा सर। होती है
फिर कम होती है। ऐसा नहीं है कि पहले बढ़ती है, पहले वो होती ही ज़्यादा है, बिकॉज पहले वो उसमें कुछ भी बारिश नहीं हुई है, सारे वर्ड्स खाली हैं, लेकिन जैसे जैसे बारिश होती जाती है तो उसमें इम्प्योरिटीज भरती जाएंगी, उस तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होती जाएगी आपकी। ठीक है, इसके अलावा यूनिट हाइड्रोग्राफ वाला क्वेश्चन हम लोगों ने करा था। 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस हुई है और 4 घंटे में हुई है। अगर 2 आवर बोलेंगे तो 2 घंटे में हो रही है। तो इंटेंसिटी जो होती है वो 1/d सेंटीमीटर पर आवर होती है एक यूनिट हाइड्रोग्राफ की। 1/4 हो जाएगी इस केस में, 2 आवर का पूछेंगे तो 1/2 हो जाएगी। डबल मास कर्व टेक्निक का भी आपने ठीक बता दिया था कि एक तरफ जो है हम लोग क्यूमुलेटिव वैल्यू ले लेंगे पर्टिकुलर रेन गेज के नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन की, बट इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब पहले जो लेटेस्ट ईयर होगा उसको लेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो बाकी जो 5 नियर बाय स्टेशन हैं या 10 नियर बाय स्टेशन हैं उनके एनुअल प्रेसिपिटेशन का एवरेज ले लेंगे और वो भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेंगे। और फिर ये जो ब्रेक रहती है स्लोप में, ये एटलीस्ट 5 साल के लिए आनी चाहिए, तब माना जाएगा कि देयर इज दिस इनकंसिस्टेंसी इन दी पैटर्न, कि पैटर्न चेंज हो गया रेनफॉल का। तो कम से कम 5 साल के लिए वो उसका स्लोप डिफरेंस होना चाहिए। अगर 1-2 साल के लिए तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रेविटी डैम हमने ठीक बताया, जो कि अपने ऊपर लगने वाली सभी फोर्सेस को, सिर्फ वाटर प्रेशर कोई नहीं, और भी बहुत प्रेशर लगते हैं, सेल्ट प्रेशर, विंड प्रेशर, और भी बहुत प्रेशर लगे, अर्थक्वेक प्रेशर, सभी तरह की फोर्सेस जो उसके ऊपर लग रही हैं उसको अपने ही वेट से रेजिस्ट कर ले, दैट इज ग्रेविटी डैम, एंड भाखड़ा नंगल उसका एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा जो फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट वाला मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था कि जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट है उस पे पानी कुछ अवेलेबल तो है 10%, 12%, बट क्यों नहीं उसको प्लांट्स अब्सॉर्ब कर पा रहे? द रीजन इज कि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे देयर इज ओनली हाइग्रोस्कोपिक वाटर दैट इज अवेलेबल। सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक वाटर ही रह जाता है या एब्जॉर्ब्ड वाटर ही रह जाता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अपना केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सॉइल के पार्टिकल के साथ, तो प्लांट्स उसको नहीं अब्सॉर्ब कर सकते। ये रीजन है, दैट्स व्हाई प्लांट्स को उसको अगर लेना है तो बहुत ज्यादा प्रेशर उनको लगाना पड़ेगा, और उतना प्रेशर से जो है मॉइस्चर टेंशन एक वर्ड आता है, तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर टेंशन लगेगा, उससे प्लांट की ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, तो प्लांट्स इसके नीचे कभी भी अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। ओके, दैट इज द रीजन। इसके अलावा सीडी स्ट्रक्चर का मैंने आपसे पूछा था। सीडी स्ट्रक्चर जब भी हमको कनाल और नेचुरल ड्रेनेज अगर एक जगह पे मीट आउट करते हैं तो उनको सेफली पास कराने के लिए जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सीडी स्ट्रक्चर। ओके, और इसके एग्जांपल्स ये हैं कि अगर मेरे पास कनाल बहुत ऊपर है, अगर कनाल का जो बेड लेवल है वो स्ट्रीम के हाई फ्लड लेवल से बहुत ऊपर है, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्यूडक्ट। और अगर स्ट्रीम का बेड लेवल कनाल के फुल सप्लाई लेवल से बहुत ऊपर है तो दैट इज कॉल्ड एज सुपरमैन। तो ये एक बार देख लीजिएगा कि किसका बेड लेवल, किसका फुल सप्लाई लेवल, किसका हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल कनाल का नहीं हो सकता, स्ट्रीम का ही होगा। फुल सप्लाई लेवल कनाल का होगा, स्ट्रीम का नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही कनाल साइफन भी आ जाता है, और एक साइफन एक्वेडक्ट भी एग्जांपल है इसका, इनलेट आउटलेट इसका एग्जांपल है। तो ये सब आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पोटैटो वाला पूछा था, उसमें फरो इरिगेशन इज द राइट आंसर, ऑब्वियसली बिकॉज पोटैटो जो है दैट इज अ रो क्रॉप। पोटैटो आप पूरे खेत में नहीं लगाते हैं, वो एक लाइन से लगने वाला क्रॉप है, तो बीच की जगह आप खाली छोड़ सकते हैं और उसमें आप जो है फरो से पानी, अर्दन चैनल बनाकर जो ज्यादा गहरा नहीं है उसमें पानी सप्लाई कर सकते हैं, और कैपिलरी एक्शन से वो आपके नियर बाई जो रोज होंगी उनको वो इरिगेट करेगा। और इसका एडवांटेज ये है कि इस केस में आपका इवेपोरेशन लॉस कम होगा, क्योंकि कम जगह पे लग रही है, इन्फिल्ट्रेशन लॉस भी आपका कम हो जाएगा। तो ये एडवांटेज है फरो इरिगेशन का। फरो इरिगेशन आप वीट के केस में नहीं लगा सकते, क्योंकि वीट तो एक तरह से फील्ड पूरा क्रॉप है ना, पूरे खेत में लगाना पड़ेगा, रोज में आप वीट नहीं उगा सकते, तो इस करके फरो वहां नहीं यूज हो सकता, वहां फिर आपको। तो रजत, मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि आपका इंटरव्यू अभी थोड़े 10 कर दिन में है। आपने इससे पहले भी कुछ स्नैप सेशन अटेंड किया है? नो सर, पहला सेशन है। फर्स्ट स्नैप सेशन, ओके। तो आप ऐसे करिए कि आप सभी सब्जेक्ट्स के स्नैप सेशंस अटेंड करिए, और स्नैप सेशन अटेंड करने से पहले एक बार आप उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लीजिए। ओके जो भी सर। उसके बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप एक बार उसको पूरा गो थ्रू करिए, और बाकी फीडबैक जो हम भी देंगे उसे भी आप सुनिए, और बाद में फिर आपका एक मॉक इंटरव्यू होगा एंड पे, जहाँ पे सभी पैनलिस्ट आपसे डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको और वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इस वक्त यही है कि आप रिवाइज कर लें चीजों को, एक बार बुक खोल के जो बेसिक चीजें हैं उसे आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, एंड
अगर दोबारा से स्नैप होगा देन विल मीट अगेन. ओके Okay, sir. Thank you. थैंक यू.